नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चित मामला था, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इश्यू था, वो कथित लोहारू मनीषा कांड था, जो अब थम चुका है, जिस पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। और परिवार के साथ साथ तमाम लोग जो इस मामले में संघर्ष कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का और एम्स द्वारा जो तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि 21 अगस्त सुबह 8 बजे जिस तरीके से पहले ही बता दिया गया था, मृतक मनीषा का उनके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि अंतिम संस्कार को लेकर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशासन या फिर सरकार ने कोई दबाव नहीं बनाया। कमेटी, जो समिति धरना स्थल पर बनाई गई थी, उसके द्वारा और परिवार के द्वारा पहले सहमति जताई गई, उसके बाद ही सहमति होने के चलते अंतिम संस्कार परिवार के लोगों के द्वारा शांतिपूर्वक माहौल में किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि जो दो प्रमुख मांगे थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से हो और मनीषा का जो पोस्टमार्टम हो वो तीसरी बार एम्स में किया जाए, दोनों मांगों को सरकार और प्रशासन ने मान लिया था और उनको पूरा करने का काम किया था। इसी के चलते तमाम चीजों को लेकर विस्तार पूर्वक जो है हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के द्वारा एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है। यानी कि वो भी इस मामले को लेकर पहली बार कैमरे पर आए हैं और उन्होंने विस्तार से जो है इस मामले से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब दिया है। इस मामले में अब तक हरियाणा पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जो तथ्य जुटाए थे, जो रिपोर्ट हरियाणा पुलिस के सामने आई थी और उनके चलते हरियाणा पुलिस जिस निष्कर्ष पर पहुंची थी, अब तक इस मामले के क्या कुछ फाइंडिंग रही हैं, इस मामले में क्या कुछ तथ्य और फैक्ट हरियाणा पुलिस के पास हैं, वो तमाम चीजें सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए सौंपने जा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने हर सवाल का जो है विस्तार से जवाब दिया और आम लोगों के बीच जो कुछ अफवाहें चल रही थी, जो भ्रम की स्थिति थी, उन तमाम चीजों को दूर करने का काम किया है। पहले आप खुद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को सुन लीजिए, उन्होंने मनीषा मामले में क्या कुछ बताया है और क्या क्या चीजें विस्तार से एक्सप्लेन की हैं। वो खो दिया। जैसा आप कहते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, माँ बाप का और परिवार का जो दुख है वो हम सब समझते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। परसों रात, जैसा कि आप जानते हैं, वो परिवार की तरफ से एक मांग प्राप्त हुई कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को दे दिया जाए। तो परसों रात को ये पहली मर्तबा ये डिमांड आई, जिसको तुरंत सीएम साहब ने उसको माना और ट्वीट भी किया। और कल सुबह फिर एक और डिमांड प्राप्त हुई कि इसका जो एक तीसरा पोस्टमार्टम एम्स से कराया गया। तो उसमें भी तुरंत हमने कोऑर्डिनेट करके एम्स से कल ही, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा पोस्टमार्टम भी करवाया गया। और इस केस के बारे में आपको पता है कि जो पहला पोस्टमार्टम है वो भिवानी में बोर्ड के माध्यम से करवाया गया था और उसके बाद एहतियातन एक और पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक, जो हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है स्टेट में, तो वहाँ से सेकंड पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टर्स ने कुछ सैंपल लिए और वो सैंपल्स पे उन्होंने हिदायतें दी कि कुछ टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ओपिनियन अपनी दे सकें। वो सारे टेस्ट हमारी फॉरेंसिक साइंस लैब जो मधुबन में और रोहतक में हैं, राष्ट्रीय स्तर की लैब्स हैं, तो उनमें वो टेस्ट करवाए गए और सोमवार को कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त हुई। उसके बाद पीजीआई रोहतक के डायरेक्टर ने एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनका एक बोर्ड बनाया और वो गठित करके वो सारी रिपोर्ट्स उनके सामने रखी गई और पोस्टमार्टम की दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। और जैसा मैंने बताया कि हमारे, और हम सब जानते हैं कि पीजीआई रोहतक में हमारा सबसे पुराना, सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत काबिल डॉक्टर हैं और हमारी जो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर की हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक वो अपने सभी टेस्ट करते हैं। तो ये जो निर्णय हुआ सीबीआई को देने का, किसी भी तरीके से कोई
उनकी, हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी निष्ठा और काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, बल्कि क्योंकि परिवार की मांग थी और ये ट्रांसपेरेंसी की एक जो कमिटमेंट है सरकार की, उसके तहत कि सब कुछ ट्रांसपेरेंटली किया जाए और जन भावना का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और इसमें जैसे ही परसों रात डिमांड आई, उसको तुरंत मान करके इस केस को जल्दी ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है, वो पूरी करके ये CBI को चला जाएगा। और जिन परिस्थितियों में भी ये एक प्रकरण हुआ, ये सारा घटनाक्रम, वो सारी परिस्थितियां भी इसमें निकल करके CBI की जांच में सामने आ जाएंगी। तो इस सारे प्रकरण में बहुत सारे लोगों ने, काफ़ी जो इलाके के, भिवानी ज़िले के सामाजिक लोग और दूसरे लोगों ने बड़ा अच्छा इसमें एक रोल अदा किया। उन्होंने समझदारी से काम लेते हुए, जब एक स्टेज आई जब वो मॉब था जो लीडरलेस हो गया, कोई नेता नहीं था, तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने अच्छा एक रोल प्ले किया, तो उन सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने, आपने देखा कि भ्रामक और एक तथ्यात्मक रूप से गलत प्रचार भी करके गैर जिम्मेदाराना एक माहौल बनाने का प्रयास किया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया, कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ शरारती तत्व, वो भी ऐसे लोग बीच में, ऐसे जब आंदोलन होते हैं आप जानते हैं कि वो आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की गई है। और मैंने कहा है अपने अधिकारियों को कि और ऐसे लोग जो भी हैं उनको चिन्हित करें, और ये इस तरीके के लोग पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं सूचना बटोरने के लिए, और एक अपने पॉपुलिज्म की वजह से, तो इनको चिन्हित करना ज़रूरी है और जो भी कानून के मुताबिक एक्शन ज़रूरी है इनके विरुद्ध लिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लोग पूरे लोकतंत्र पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। और हम जो, जैसा आपको पता है कि कुछ पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ, वो किसी इन्वेस्टिगेशन की किसी कमी की वजह से नहीं हुआ, वो एक परिवार की शुरू में ये बातें आई कि उनके साथ व्यवहार कुछ ठीक नहीं किया गया, तो उसके चलते विभागीय कार्रवाई जो हुई, उसमें जो भी आगे उनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, जो हमारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और जांच आगे बढ़ेगी और जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये मामला इतना लंबा देखिए साहब, जब ये सारा का सारा आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी की पूरी साइंटिफिक हुई अभी तक। ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं वो दो चीज़ों पर आधारित हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फॉरेंसिक साइंस में जो टेस्ट हुए लैब्स में उनकी रिपोर्ट्स। तो जो टेस्ट होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जो हमारे वैज्ञानिक हैं इन लैब्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं उनके मुताबिक अपने टेस्ट करते हैं, उनमें समय लगता है। और एक रिपोर्ट ऐसी है, आप देखिए, वो अभी तक उसकी वो आ जाएगी एक रिपोर्ट, उसकी बहुत रेलिवेंस नहीं थी, पेरिफेरल थी, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे। तो जैसा हम बीमार हो जाते हैं, हम लैब में टेस्ट कराते हैं, तो कई बार ब्लड कल्चर और दूसरे टेस्ट होते हैं, आपको पता है, उनमें 36 घंटे 48 घंटे का समय वो बताते हैं आपको, इतना समय लगता है। तो जो फॉरेंसिक साइंस के टेस्ट हैं उसमें लैब्स के अंदर, उनमें जो समय लगा, और जब जैसे ही हमारी विसरा की रिपोर्ट मंडे को मिली, सोमवार जो गया उसको मिली, मंडे को ही हमने प्रयास किया कि इनको, वो उसी दिन बोर्ड बन गया और बोर्ड बनकर उन्होंने ओपिनियन दे दी, जिसके बारे में आपको अवगत भी कराया गया। एक फाइंडिंग जो आई इसमें रिपोर्ट में, उसके ऊपर भिवानी पुलिस या हरियाणा पुलिस ने क्या मतलब FIR वो करी है उसमें, मतलब कि उसने सुसाइड माना है या क्या किया? तो पहले क्या FIR क्या? एक तो उसने तो ऐसा है कि ये जो एक प्रोटोकॉल है हमने अपना बनाया 2005-06 के आसपास, कि जितने भी मिसिंग पर्सन हैं उनमें हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे FIR की जाती है। अगर आप पूरे देश को देखें तो वहाँ पे सिर्फ रोजनामचे में एक एंट्री कर दी जाती है, DD एंट्री जिसको कहते हैं। और इसमें अगर क्राइम इन इंडिया जो NCRB जो इसको पब्लिश करती है हर साल, अगर आप उसमें वो टेबल देखेंगे, तालिका, तो आप पाएंगे कि 80% केस मिसिंग पर्सनस के हरियाणा में ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में जो मिसिंग हुए हैं वो केवल हरियाणा में हुए हैं,
होते सब जगह हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं होती, हम एफआईआर करते हैं। तो एफआईआर जो करते हैं वो जो धारा है उसकी 346 आईपीसी होती थी पहले, अब जो भी 127 या नए कानून में जो है 127(6), तो उसके तहत वो एफआईआर कर दी गई थी पहले ही दिन। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसमें कोई डिले नहीं है। अभी जो फाइंडिंग्स आई हैं इसमें, जो बोर्ड ने दी है, रोहतक वालों ने दी है, भिवानी वालों ने दी है, इसके बाद में पुलिस ने कुछ केस रजिस्टर किया है या ये सीबीआई ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं, और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती, लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है? अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि सीएफएसएल में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये ज़रूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये ख़रीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अब ये सारी चीज़ें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। बार बार एक ही सवाल उठाया गया सर कि जो वहाँ पर स्कूल था, जिस कॉलेज में जाने की बात कही गई थी, उस कॉलेज के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई हो? क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई थी? कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने आई? सारा इंसिडेंट सर कैसे वक्त की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भरमदूर हो जाएगा, बता देंगे ऐसे गई थी, यही हुआ, तो थोड़ा सा भरमदूर हो जाएगा। वो डिटेल्स फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज़, तो वो ड्राइवर को फ़ोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी, और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है, और जो इंसेक्टिसाइड ख़रीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज़ किया, और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक हैं, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा, और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन 2 लोगों ने मिलकर उसको उठाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान हैं, और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया, और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की, और हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी, कि उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई को देंगे। जो उसके पास में जो मिला था लेटर में था, जो उसने सुसाइड नोट्स लिखा था, जो मिला था वो पहले शो नहीं किया गया, तो इस तरह की बातें जो
देखिए कि ये तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 पोस्टमार्टम हुए, उनमें उन्होंने कुछ टेस्ट बताए और शुरू में जिस तरीके से वो उसको खाया हुआ था नेक को, तो वो हमें भी ये लगता था कि ये मर्डर हो सकता है। और उनके स्टेटमेंट पे जैसा बताया एसपी साहब ने कि उसको मर्डर की धाराएं भी हमने ऐड कर दी तुरंत पहले दिन के बाद ही, जैसे ये डेड बॉडी मिली। तो जो सुसाइड नोट की बात है ये भी मिल गया, लेकिन उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो एस्टेब्लिश करने में समय लगता है। तो ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब मिलती हैं उनको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सीन ऑफ क्राइम टीम जाती है, उसमें भी साइंटिस्ट होते हैं, आप जानते हैं। जैसे हमारी हर ज़िले में एक सीन ऑफ क्राइम टीम है जिसको एक SSO सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हेड करते हैं, और उन्होंने वो सारा वीडियोग्राफी भी करते हैं सारे सीन की। तो केवल एक नोट नहीं था, एक पॉलीथीन में उसमें कई और पर्सनल चीज़ें, बैग वगैरह भी था। तो वो सारी चीज़ें मिली थी डे 1 पे उनको। जो आप कह रहे हैं पब्लिक करने की बात, तो वो चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन को डे 1 से हम पब्लिक नहीं करते हैं। उसका कोई ऐसा वो तभी है जब उसकी हमें ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी होती है। तो पब्लिश नहीं किया सर, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक हुआ, ऐसा कि व्यक्तिगत चिट्ठियाँ बच्चों की हम पब्लिश करें वो ठीक नहीं होता। जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी स्टेटमेंट देगी वो एक नपी-तुली स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसी हिसाब से दी जाती है। बीजेपी हरियाणा समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अभी ये तमाम माहौल जो है शांत है पूरी तरह से। हाँ, इस वक्त बिल्कुल शांत है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इसमें एक गलत किस्म का रोल प्ले किया, जिन्होंने अच्छा रोल प्ले किया उनका धन्यवाद, और जिन्होंने अराजकता फैलाने का प्रयास किया इनको हम ज़रूर चिन्हित करेंगे, और ये अपनी गतिविधियों में भविष्य में कभी कामयाब ना हो पाएँ इसका इंतजाम करें। 24 घंटे के लिए इसमें नेट की अवधि और बढ़ाई गई, इंटरनेट को सस्पेंड किया गया 24 घंटे के लिए। जी, वो क्योंकि बेहद परेशानियाँ हो रही, बिल्कुल ठीक बात है, उससे परेशानियाँ होती हैं, पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार टफ डिसीज़न लेने पड़ते हैं, और कोई ऐसी गलत घटना ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि ये फैसले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। और ये निर्णय केवल 2 जिलों तक ही सीमित था, और इसको शायद कल आज शाम तक ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगे जो इंटरनेट सर्विसेज। कई बार यूट्यूबर अलग-अलग इस प्रकार का कहीं भी कोई प्रदेश में मामला हो जाते हैं, तो क्या इसको आप लोगों का प्लान है जिस तरह? जी बिल्कुल है। इस पे अभी भी जिन्होंने बहुत गलत तरीके की ये न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया उन कुछ के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, और आगे भी और चिन्हित करके हम इसमें प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे, इनका डेटाबेस भी बनाएंगे और इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। किसान नेता चौधरी कहा कि भी कुछ लोग निर्दोष हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कुछ गिरफ्तार किए गए, तो उनकी रिहाई की भी बात की है, मुकदमे वापस लेने की बात की है। ऐसा वो मुझे लगता है कि आप एसपी साहब बेहतर बता पाएंगे, और कोई निर्दोष किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी उसको परेशान करने के हक में नहीं है। और जैसा कि इस केस में भी आपने देखा, तो किसी को ऐसे गलत अरेस्ट नहीं कर सकते। जी, मोबाइल उसका रिस्टोर हुआ है या मिला है नहीं? रिस्टोर करने का एक प्रयास चल रहा था, वो अब क्योंकि डैमेज्ड वाला अभी ये एस्पेक्ट अभी उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, लोकल पुलिस बेहतर बता पाएगी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम। पर हाँ, वो उसके कुछ अंश मिले हैं, और उसका फिर वो नहर बिल्कुल नज़दीक है, तो वो देखने वाली बात है कि वो नहर का पानी भी रोका गया था, उसकी सर्च का भी एक प्रयास किया गया है। तो उसमें और मुझे लगता है कि अब क्योंकि केस CBI को चला गया है, तो इस स्टेज पे हम कोई और आगे कदम नहीं उठाएंगे। सर पब्लिक में एक बात है कि जहर खाए हुए शव को पशु नहीं नोचते आमतौर पे, इसको लेकर के काफ़ी रूमर्स है, इसको सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाएंगे? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर आमतौर पे पब्लिक में इस बात की बड़ी लंबी चर्चा है कि जहर जो शव का मतलब शव जहर खा लिया है किसी व्यक्ति ने, तो उसके शव को आमतौर पे पशु नहीं नोचते हैं, आवारा पशु नहीं नोचते। तो इस बारे में जो हाँ, ये एक साइंटिफिक इशू है। इसके बारे में जो हमें डॉक्टर्स ने जो इस बारे में बताया कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो नहीं खाए गए, और जहाँ पे जो जहर जब फैलता है तो वो सबसे अंत में स्किन में, और जो जैसे नेक वगैरह के जो पोर्शन है और फेस का जो पोर्शन है वहाँ सबसे अंत में पहुँचता है, तो वो वही पोर्शन इसमें डैमेज हुए हैं।
सर एक लॉरेंस की तरफ से कोई पोस्ट आई है, पता नहीं वो सच है कैसी है, पर जो भी है, पर उसको लेकर के भी अलग अलग धारणाएं। इसमें मेरा एक बहुत क्लियर व्यू है इसमें कि जितने भी अपराधी हैं अब जो अपने आप को गैंगस्टर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इनको गैंगस्टर बनाने में एक ये जो प्रचार होता है ये बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो मेरी बहुत आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है कि हम इनका नाम और इनके गैंग्स का नाम कभी भी प्रचारित ना करें। मैं अपने मुंह से कभी इनका नाम नहीं लेता, ना लूँगा। और ये अगर हम सब फैसला कर लें और अगर मीडिया इसमें हमारी बात, इस छोटी सी रिक्वेस्ट को मान ले, तो ये इनकी गतिविधियाँ 80% खत्म हो जाएंगी। विपक्ष लगातार एक बात जोर दे रहा है कि हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। बतौर डीजीपी आप क्या मानते हैं सर हरियाणा में? हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमने इस पर वैसे तो हर अपराध गंभीर होता है, आप जानते हैं, और आंकड़ों से अपराध का आकलन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर जब बातें तुलनात्मक की जाएं तो फिर और कोई चारा भी नहीं होता। तो अगर तुलना करते हैं हम, तो वो पिछले 2 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हर साल हमारा 20-30% ऐसे हेड्स हैं जहाँ पे जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के, जैसे रेप का एक हेड है और मोलेस्टेशन है, किडनैपिंग और अबडक्शन का एक हेड होता है, डाउरी डेथ है, तो ये 3-4 हेड होते हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन के। एक वो जो डाउरी से रिलेटेड जो धाराएं हैं, जो हस्बैंड वाइफ वाली, वो उसको हम क्राइम अगेंस्ट घरेलू हिंसा, वो एक अलग चीज़ है, वो पारिवारिक मामले होते हैं। बाकी जितने हेड हैं उनमें पिछले साल, उससे पिछले साल की जो कंपैरिजन में 20-30% की कमी आई, और इस साल फिर हम 25% और नीचे हैं। तो और ये ऐसे अपराध हैं जो आप जानते हैं कि जहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आज की तारीख में ये आपको भी पता है कि रेप का कोई भी एलिगेशन आएगा तो तुरंत FIR सब जगह दर्ज की जाती है, क्योंकि FIR ना करना अपने आप में एक अपराध है। बड़ा मामला था, उस मामले का नशाखोरी का ग्राफ को लेके क्या कहें, उसमें वो आंकड़े क्या कहते हैं? नशाखोरी की बात जहाँ तक करते हैं, हमने जो इसमें तो एक एक्शन प्लान बनाई और हमें ये समझ में आया कि हम गांव को एक यूनिट मान लें, गांव को और वार्ड को, शहरी क्षेत्रों में, और इनमें प्रयास करें डोर टू डोर जाके कि जो लोग नशे का शिकार हो गए इनको चिन्हित करके इनका इलाज शुरू कराएं, और अगर कोई बेचता मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इसको हमने हमने एक पैमाने बनाए और अपने लोगों को लास्ट ईयर मैंने कहा, सभी अधिकारियों को, कि हम गाँवों को और वार्डों को नशा मुक्त बनाएं। सप्लाई चेन तोड़ने के लिए? जी हाँ, वो सप्लाई चेन के लिए तो जो हमारा पुलिस हर साल काम करती है, करीब 5,500 लोग हर साल गिरफ्तार होते हैं हरियाणा में, करीब 3700-3800 FIR होती हैं NDPS एक्ट में। तो ये 5,500 में करीब 1,000 लोग हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में गिरफ्तार किए जाते हैं। और कमर्शियल क्वांटिटी में जो गिरफ्तार होता है NDPS एक्ट में, उसमें आपको पता है कि 2 साल से पहले जमानत नहीं होती। तो करीब इन 1000 आदमियों को जब 2 साल एक आदमी, 2000 साल की सज़ा तो आपने शुरू में दे दी। तो वो जो सप्लाई साइड के, जैसा आपने पूछा था, तो सप्लाई साइड पे तो ये कार्रवाई चल रही है कई साल से, लेकिन प्रॉब्लम को सही तरीके से अगर हल करना है, हमें डिमांड साइड को भी देखना होगा। तो डिमांड को हम कैसे कम करें, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके चंगुल में फंस चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करके, उन परिवारों को काउंसलिंग करके, उनके साथ खड़े होकर के इन बच्चों का इलाज किसी तरीके से हम कराएं, डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाएं, या OPD आजकल हमारे सब अस्पतालों में है, डी एडिक्शन सेंटर्स में भी हैं। तो OPD से ही काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ जाता है और कुछ लोग काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। तो सुना आपने DGP शत्रुजीत कपूर को, जिन्होंने मनीषा मामले में विस्तार से हर सवाल का जवाब देने का काम किया है। उनके हाथ क्या क्या सबूत लगे थे, जो कुछ वो मीडिया के सामने बता सकते थे, वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर रूप से और स्पष्ट तौर पर बता दिया। और इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी कि जो मनीषा के परिवार के द्वारा और धरना स्थल पर जो दूसरी कमेटी बनाई गई थी, उनके द्वारा 2 मांगे आई थी, केस CBI को सौंपा जाए और पोस्टमार्टम जो है एम्स में होना चाहिए। उन मांगों को भी प्रशासन ने, पुलिस ने मानने का काम किया, जिस आधार पर परिवार और प्रशासन के बीच, पुलिस के बीच समन्वय स्थापित हुआ, और जिसके चलते ही शांतिपूर्वक माहौल में हर व्यक्ति की सहमति के साथ 21 अगस्त 8 बजे सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में
कर दिया गया। अब इस मामले को लेकर जो कुछ भी डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने विस्तार से बताया है, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।